तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग साथियों, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक हमारे फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्टामीन के बारे में। हिस्टामीन के बारे में अगर बात की जाए तो इंट्रो क्या है हिस्टामीन का। हिस्टा प्लस एमीन। हिस्टा मतलब होता है टिश्यू, अमीन का मतलब होता है केमिकल प्रेजेंट इन टिश्यू, बायोकेमिकल एमीन। इट इज़ ऑल्सो वर्क एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर इन CNS। CNS के अंदर ये न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है। इट एक्टिवली प्रेजेंट द इन्फ्लामेटरी एंड एनाफाइलेटिक रिएक्शन। एक्टिवली प्रेजेंट होता है किसके अंदर, इन्फ्लामेटरी कंडीशन और एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर। प्राइमरी साइट क्या होती है इसकी, मास सेल होती है, स्किन होता है और इंटेस्टाइन होती है। मास सेल, स्किन, इंटेस्टाइन होती है। अदर साइड होती है इसकी न्यूरो ट्रांसमीटर इन CNS एंड फंडस ऑफ स्टोमक के अंदर इसकी अदर साइड होती है। अब बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। सिंथेसिस बाय द डी कार्बोलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो होगा डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू हिस्टामीन में बदलेगा। मेटाबॉलिज्म बाय द P450 जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है लिवर के अंदर। एंड बाय द ऑक्सीडेटिव साइक्लिंग, ऑक्सीडेटिव साइक्लिंग होगी। इसका मेटाबॉलिज्म देखते हैं हम। हिस्टामीन जो होगा मिथाइलेशन के थ्रू अल्फा मिथाइल हिस्टामीन के अंदर चेंज होगा और ऑक्सीडेटिव साइक्लिंग के थ्रू किसमें, इमिडाजोल एसिटिक एसिड के अंदर चेंज होगा। किसके अंदर, इमिडाजोल एसिटिक एसिड के अंदर चेंज होगा। अब बात करते हैं हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की कि मास सेल हिस्टामीन, नॉन मास सेल हिस्टामीन न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS एंड नॉन मास सेल हिस्टामीन इन ECP इन फंडस ऑफ स्टोमक। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो H1 रिसेप्टर मीडिएटेड है, H2 रिसेप्टर मीडिएटेड है और H3 रिसेप्टर मीडिएटेड है। तीन तरीके के रिसेप्टर जो होते हैं H1, H2 और H3, इनके रिसेप्टर मीडिएटेड होगा। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात की जाए तो H1 जो होता है वर्क करता है स्मूथ मसल पर, जो वेजोडाइलेशन करवाती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। H2 जो होता है वो वर्क करता है GI सेल्स पर, और GI सेल पर अगर वो काम करेगा तो GI सेल क्या करेगी, GI हार्मोनल को रिलीज करेगी, इंक्रीज करेगी हार्मोनल रिलीज को, और उसकी वजह से कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होगा। H3 वर्क करेगा किस पे, ब्रेन एंड लंग्स पर, और प्रोड्यूस करेगा सेडेशन, जिसकी वजह से डिक्रीज होगा एसिटाइल कोलिन रिलीज। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइल कोलिन है उसका जो रिलीज होना है वो कम हो जाएगा। इसके यूजेज जो होंगे वो ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी के अंदर होंगे, एसिड सिक्रेशन टेस्ट के अंदर इसके यूजेस होंगे। कॉन्ट्राइंडिकेटरी क्या क्या होगा, ये एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर होगा, अट्रिकेरिया होगा, यूट्रिकेरिया, एलर्जिक रिएक्शन होगी, और अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट, NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। देयर आर ड्रग्स ऑफ एस्प्रिन लाइक नॉन नार्कोटिक एंड नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं। दे एक्ट बाय द इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन जो होता है इसका, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जो क्या करता है, सेलोकॉक्सिव और पैराकॉक्सिव इसकी दो ड्रग्स होती हैं। और प्रीफेंटाइल COX-2 इनहिबिटर जो होता है वो डाइक्लोफेनिक है, एसिक्लोफेनिक है और निमोसुलाइड है। और जो एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक विद एनिफिलिन एक्शन जो होगा वो उसके अंदर PCM आएगी। और नॉन सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जो होगा उसके अंदर 4-5 डिवाइडेड किए गए हैं। सबसे पहला सैलिसिलेट जिसमें एस्प्रिन आएगी, पैरा अमाइनो डेरिवेटिव के अंदर PCM आएगा, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव के अंदर आईविफ्रॉन आएगा, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव के अंदर डाइक्लोफेनिक आएगी, और फ्यूमरेट के अंदर मेफनेमिक एसिड आएगा। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। बात करें हम कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या क्या होंगे। NSAID जो होगा वो इनहिबिट करेगा COX-1 और COX-2 एंजाइम को, इसकी वजह से इनहिबिशन होगा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का, और डिक्रीज होगा इन्फ्लामेटरी एक्शन, और इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके यूजेज अगर मैं देखूं तो यूजेज में पेन में यूज होगा, पायरेक्सिया के अंदर होगा क्योंकि एनाल्जेसिक दे रहे हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होंगी, एंजाइना पेक्टोरिस जो ऑक्सीजन की कम सप्लाई की वजह से पेन होता है, MI के अंदर भी इसका यूज होगा, डिसएरिथीमिया होगा, पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा प्रेगनेंसी लैक्टेशन के अंदर, एलर्जी एंड रीनल डिजीज और हेपेटिक डिजीज के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा।
साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो टेकिकार्डिया है, डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है और नोजिया वोमिटिंग के अंदर ये साइड इफेक्ट इसके होंगे। अब बात करते हैं हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स। That drugs are used to treatment of the angina pectoris. These drugs are used to make a balance between the oxygen demand and oxygen supply to their decreased myocardial and O2 demand by the decreased heart rate and preload कम करेगा, आफ्टर लोड भी कम करेगा by increase the O2 supply in the myocardial tissue by vasodilation. क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रेट में एनटीजी आएगा, आइसोसॉर्बेट आएगा, नॉन नाइट्रेट आएगा। ठीक है, अब बीटा ब्लॉकर के अंदर मैं बात करूँ तो एटिनॉल है, प्रोपेनोनॉल है, प्रोपेनोलॉल है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की अगर बात करूँ, कैल्शियम ब्लॉकर की, तो इसमें एम्लोडिपिन आएगी और नेफ्रेडिपिन आएगी। कैल्शियम चैनल ओपनर जो होगा उसमें पिनेकोड्रिल और नेक्रोड्रिल, ये बहुत सीधी सीधी ड्रग्स हैं, क्लासिफिकेशन के थ्रू अपने आप याद हो जाएंगी। मिसक्लेनियस के अंदर एस्प्रिन आएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर बात करूँ तो बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे कार्डियक बीटा 2 रिसेप्टर को, जो जो HR रिसेप्टर है और हार्ट रिसेप्टर नहीं, हार्ट रेट और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो HR का मतलब हार्ट रेट से है, PVR का मतलब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस से है। अब मैं बात करूँ इसमें फिर इसके बाद क्या होगा, O2 डिमांड बढ़ेगी, O2 डिमांड कम होगी, O2 डिमांड कम होगी तो प्रीलोड कम होगा, और प्रीलोड कम होगा तो वेजो डायलेशन होगा और नाइट्रेट आएगा। इसके बाद मिड आर्टेरियल डायलेशन के अंदर आफ्टर लोड भी कम होगा तो कोरोनरी वेजो डायलेशन हो जाएगा, O2 सप्लाई बढ़ेगी। तो अगर डिक्रीज हुई है O2 सप्लाई तो आफ्टर लोड कम होगा, आर्टेरियल डायलेशन होगा और आर्टेरियल डायलेशन होने की वजह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होंगे। और अगर O2 सप्लाई बढ़ेगी तो कोरोनरी वेजो डायलेशन होगा और कोरोनरी वेजो डायलेशन यहाँ होगा। यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो यूजेस में क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस है, MI है, कार्डियक हार्ट फेल्योर है, हाइपरटेंशन है, पेन है, माइल्ड और मॉडरेट पेन होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन है, एलर्जी है, एनीमिया होगा। साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ, नोजिया, वोमिटिंग एंड पाल्पिशन है, पल्मोनरी इडीमा होगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग are used to control the treatment of patient with abnormal BP. These drugs are used to maintain the BP regulatory mechanism system of RAAS, renin angioaldosterone angiotensin system and CNS and calcium channel etc. क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो डायूरेटिक्स जिसमें टॉर्सिमाइड और एजोमाइड हैं, वेजोडायलेटर में एनटीजी है और हाइड्रोक्लेक्सिजिन है, सिम्पैथोलाइटिक के अंदर रेस्पिरिन है, मिथाइल डोपा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर एम्लोडिपिन है और एड्रीजेनिक ब्लॉकर के अंदर अल्फा ब्लॉकर में प्रोमाजिन है और टेराजोसिन है। बीटा ब्लॉकर के अंदर एटिनॉल और प्रोपेनोलॉल है, अल्फा बीटा ब्लॉकर के अंदर लेबुटालॉल है और कार्बेटोल है। ड्रग यूज इन रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंदर क्या क्या होंगे, AC इनहिबिटर के अंदर कौन कौन सी होगी, कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल, ये 2 ड्रग्स होंगी। एंजियोटेंसिन सेकंड जो इनहिबिटर होगा उसके अंदर लोसार्टन होगी और वालसार्टन होगी और रेनिन के अंदर तो ड्रग्स आएंगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर मैं बात करता हूं तो डायूरेटिक्स जो होंगे इंक्रीज करेंगे सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन को, उसकी वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा और कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से BP कम होगा। सिम्पैथोलाइटिक क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे अल्फा 2 रिसेप्टर को जो डिक्रीज करेगा किसको, सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो को डिक्रीज करेगा, उसकी वजह से BP कम होगा। और वेजोडायलेटर क्या करेगा, डायलेट करेगा ब्लड वॉल्यूम को, उसकी वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा और उसकी वजह से ही BP कम होगा। अब बात करता हूं मैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, तो ब्लॉक करेगा कैल्शियम +2 की एंट्री को, जिसकी वजह से रिलैक्स करेगा स्मूथ मसल को। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से BP कम होगा
अब आते हैं हम एंड्रोजेनिक ब्लॉकर के अंदर, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्टिमुलेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर को, स्टिमुलेट कर देगा उसके बीटा रिसेप्टर के स्टिमुलेशन को प्रिवेंट कर देगा। उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा और कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से बीपी अपने आप कम हो जाएगा। ड्रग्स जो रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंदर यूज होती है वो इनहिबिट करती है, एसी को इनहिबिट करेगी और रेनिन को भी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होगा और ब्लड फ्लो कम होगा तो नॉर्मल सी बात है बीपी अपने आप कम हो जाएगा। इसके यूजेस की अगर बात की जाए तो हाइपरटेंशन, एमआई, एंजाइना पेक्टोरिस, सीएचएफ और इडीमा के अंदर इसके यूजेस होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो हार्ट ब्लॉक, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर इसके क्या होंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा ये। साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो टेकिकार्डिया और डिजीनेस इसके साइड इफेक्ट होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले ड्रग्स के बारे में, जिसे बोलते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स ऑफ द फार्माकोलॉजी। इंट्रो, also called as a neuroleptic drugs and dopamine receptor antagonist. These drugs are used in the treatment of psychosis like schizophrenia, thought disturbance, and organic psychus. Psychosis is a characterized of the confusion, hallucination और meaningful illusion. क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, इसमें क्लासिफिकेशन क्या होगा, क्लासिफिकेशन फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट जनरेशन में फिनोथाइजीन होगी, जिसके अंदर क्लोरोप्रोमाइजीन होगा, और बल्फेरोफेन होगा जिसमें हेलोपेरिडोल और डॉलपेरिडोल होगा। थियोजेंथेन, जो थियोजेंथेन होगा उसके अंदर थियोथिक्सिन होगा। सेकंड जनरेशन की मैं बात करूँ तो सेकंड जनरेशन के अंदर क्या होगा, रेस्पेरिडोन होगा और पालपेरिडोन होगा, ठीक है। और जो मिस्क्लेनियस आएगा, मिस्क्लेनियस के अंदर रेस्पिरिन आएगा, लॉक्सेपिन आएगा। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की मैं बात करूं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फर्स्ट जनरेशन है ब्लॉक, फर्स्ट जनरेशन क्या करेगी, ब्लॉक करेगी D2 रिसेप्टर इन द CNS, स्पेशली मेजोलिम्बिक एरिया, जो मेजोलिम्बिक एरिया इसको ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से इमोशन कम हो जाएंगे, प्रोड्यूस होना और सेडेशन होगा और एंजाइटी डिक्रीज होगी, और इसकी वजह से एंटी साइकोटिक इफेक्ट आएंगे। सेकंड जनरेशन जो होती है वो ब्लॉक करेगी D4 रिसेप्टर को और वीक कर देगी किसको, D2 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से भी यही कंडीशन आएगी। यूजेस की अगर मैं बात की जाए तो यूजेस क्या क्या होंगे, यूजेस होंगे एंजाइटी के अंदर होगा, सीजोफ्रेनिया होगा, ऑर्गेनिक साइकोसिस होगा, एनी साइकोसिस डिसऑर्डर, और इसका जो डिजीज होगी इसे बोलते हैं हम एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, दैट स्ट्रोक के अंदर भी इसके यूजेस होंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन एलर्जी है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन है, लिवर डिसऑर्डर है और कार्डियक डिजीज है। साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो नोजिया वोमिटिंग के अंदर होगा, डिजीनेस होगा, ब्लड विजन होगा, ड्राउजीनेस इसके साइड इफेक्ट होंगे। अब हम बात करते हैं अगले हमारे एनारोबिक स्टेरॉइड की, जो इंट्रो क्या है, दीज आर ड्रग्स टू सिंपैथेटिक एंड्रोजन दैट हैव लो एंड्रोजन प्रॉपर्टीज एंड हाई एनाबोलिक एक्टिविटीज। एनाबोलिक का होता है मसल बिल्डिंग ट्रीटमेंट, एंड स्टेरॉइड का मतलब क्या होता है, एनी फैट सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव ए स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन बात करें तो 17 अल्फा एल्कलाइल ग्रुप जो होगा, ऑक्सीमिथेलॉन और स्टेनोलॉल होगा। मिसक्लेनियस के अंदर हम बात करें तो नॉन ड्रोलोन और मिथोनिडॉन होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की मैं बात करूं तो एनाबोलिक स्टेरॉइड जो होंगे बाइंड करेंगे किससे, विद एंड्रोजेनिक रिसेप्टर से, जो इंटरेक्ट करेगा विद एंड्रोजेनिक रिसेप्टर एलिमेंटेशन से, उसकी वजह से मॉडिफाइड होगी क्या, जीन ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को एक्टिवेटर और को रिप्रेसर, और उसकी वजह से क्या होगी, प्रोवाइड होगी स्ट्रेंथ एंड बिल्ड मसल अप, ठीक है, मसल को बिल्डेशन मिलेगी और प्रोवाइड होगी स्ट्रेंथ। यूजेस की अगर मैं बात करूं तो यूजेस में ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर इसके यूज होंगे। यूजेस की अगर मैं बात करूं तो ऑस्टियोपोरोसिस में इसका यूज होगा, एनीमिया में यूज होगा, सब प्राइमल ग्रोथ इन बॉयज़ के अंदर होगा, सब ऑप्टिमल, और कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट के अंदर यूज होगा, एक्यूरेट मसल बिल्डिंग के अंदर इसका यूज होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेटरी बात करूं तो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, एलर्जी कॉमन होता है, लिवर डिजीज के अंदर भी इसका यूज होगा, और प्रोस्टेट कैंसर के अंदर भी इसका यूज होगा। साइड इफेक्ट में अगर बात करूं तो साइड इफेक्ट में गायनेकोमेस्टिया इसके साइड इफेक्ट होंगे, और इम्पोर्टेंस, जॉन्डिस,
इम्पोर्टेंस जो जॉन्डिस होगा वो इसका साइड इफेक्ट होगा।